चलिए आज शुरू करते हैं किस चीज़ की, मॉडल पेपर के जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी। तो ये जो वीडियो होने वाला है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक ही। इसमें हम सिर्फ उस क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं। ओके, तो आराम से दिल थाम के बैठिए और देखेंगे कैसे नहीं आता है 70 आउट ऑफ 70। ठीक है, तो इसमें जब देखोगे आप तो आगे काउंट जब करेंगे उस समय ये पता चलेगा 20 में कितने लड़ गए। इसलिए आराम से शांति से, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से नहीं बनेंगे, बहुत कम। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, या विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध लिखिए, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या है। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सेम वीडियो है, तो यदि जिस समय हिंदी की कहानी चल रही होगी इसे इंग्लिश वाले क्या कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा लेंगे, और जिस समय किसकी हिंदी की चलेगी उसमें इंग्लिश वाले बढ़ा लेंगे, इंग्लिश वाले हिंदी में। दो तीन ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो 2023 के अंदर मॉडल पेपर में डाला गया है वो आपकी 2019 के अंदर पूछ चुका है। ओके, क्या पूछा है तो स्वाभाविक है, 2019 से पूछा है तो हमने बता दिया, दोबारा तो बताएंगे नहीं। चलिए, तो क्या पूछा है, देखिए ये अपना पूरा है रिलेशन पूछा गया था किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E और पोटेंशियल ग्रेडियंट कौन सा, dV बाई dr, इस दोनों के बीच रिलेशन पूछा गया था। तो ये रिलेशन है E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। और दूसरा चीज क्या पूछा है कि क्या पूछा है, ऐसा यूनिट ना पूछा है किसका, विभव प्रवणता, क्या कह सकते हैं ऐसा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, dV बाई dr। V का मतलब वोल्ट और R का मतलब मीटर, तो इसको लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। यदि और भी कुछ लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ये चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, न्यूटन पर कूलम, यही होता है ना, वोल्ट पर मीटर लिखे या न्यूटन पर कूलम लिखे, सेम कहानी। ठीक है, ये पूरा हो ही चुका है आपकी कहानी। ये आपका हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम कहानी, इसका भी लिखते तो क्या लिखते, dV बाई dr के लिए सिंपल सा क्या, वोल्ट पर मीटर। ओके, या न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा क्या होता है। तो यहां से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कई बार पूछा जाता है कि वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है, तो निकाल सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ ए 6 माइक्रोफैराड कंडेंसर बाय चार्जिंग इट्स पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट। 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक ले जाने में 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में कितनी ऊर्जा में वृद्धि हुई है। ठीक है, इतना ही पूछा जा रहा है, ये भी हम काउंट करेंगे भैया, बता चुके हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ऑलरेडी एनर्जी के लिए पूरा फॉर्मूला जितने भी थे सारे के सारे कंप्लीट आपको बताया गया है। अब आप डाटा पुट करना नहीं आता वो तो आपकी गलती है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को इजी इजी न्यूमेरिकल सब पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। कितना बोल रहा है हमारा, ये हो गया C इक्वल्स टू कितना 6 माइक्रोफैराड, और V1 इज इक्वल्स टू कितना 10 वोल्ट, V2 इज इक्वल्स टू कितना 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 20 वोल्ट। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ऊर्जा में वृद्धि, मतलब U2 माइनस U1। U2 का मतलब सिंपल सा फॉर्मूला, चूंकि हमको C पता है और V पता है तो क्या लगाएंगे, हाफ C, V2 के लिए है तो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C V1 का स्क्वायर। यहां से लिखते क्या लिखते हैं, 1/2 C कॉमन ले लिए और V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो 1/2 C की वैल्यू कितनी 6 माइक्रोफैराड, मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, V2 मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये कट गया 3, और ये हो गया कितना 4 लड्डू लड्डू माइनस 100। 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400, तो ये हमारा हो गया कितना 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 इंटू 300। तो इसको लिखा क्या जा सकता है 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, चूंकि एनर्जी है जूल
इतना लिख दीजिए, या इतने टाइम में लिखना है तो लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻⁴ एनर्जी है तो जूल। कितना इजी था, फॉर्मूला पता है तो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। काउंट कीजिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन भी आपके पूछे हुए में से काउंट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या कह रहा है, अच्छा ये तो आपको हो ही चुका ना, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम कहानी हो चुकी। नेक्स्ट, मुक्त इलेक्ट्रॉन के व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ये भी आपका हो चुका 16 और 18 दोनों के कहानी के हिसाब से। देखते हैं कैसे। आपको ऑलरेडी 16 18 में क्या बताया जा चुका है, ये कंप्लीट बताया है हमने। I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये वी डी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते थे I अपॉन ए इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, और I अपॉन ए ही हमारा क्या होता है, करंट डेंसिटी। हो तो गया। अब करंट डेंसिटी आपको नहीं पता था तो गड़बड़ वाली बात है। मेरे हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। तो सेम कहानी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, सेम कहानी यहां से भी लिखते हैं I अपॉन ए इक्वल्स टू एन ई वी डी, और ये हमारा क्या बनता है, करंट डेंसिटी। यही तो रिलेशन है करंट डेंसिटी और पोटेंशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी के बीच में। तो ये भी हमारी काउंटिंग में आएगा 2016 और 18। देखिए आपको तभी बनेगा प्रीवियस ईयर के हेल्प से जब प्रीवियस ईयर को सीरियसली लीजिएगा, चाहे वो 2 मार्क्स हो चाहे 5 मार्क्स हो, ठीक है। तो थोड़ा सा दाई दिखाइए, 1 महीना नहीं बचा है। नेक्स्ट है, ये नहीं पूछा है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के लिए। तो इसको बारी बारी से देखते हैं, दोनों में सेम ही कहां लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में। देखते हैं पहला क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस पूछा है, काउंटिंग नहीं किया। चलिए, द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड ऑफ ए बैटरी। बैटरी के पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, एनोड और कैथोड जिसको आप बोलते हैं। उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है ईएमएफ। जबकि 2 पॉइंट्स के बीच में, किसी सर्किट के अंदर 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। चलिए, दूसरा ईएमएफ क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, पीडी से। जबकि हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्या होगा, लेस होता है। इट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। अब जब हमको निकालना होता है क्या चीज, ईएमएफ, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं आई आर प्लस आर, ये आपको पढ़ाया गया होगा ऑलरेडी। और इसके लिए V इक्वल टू आई इंटू आर, जानते ही हैं। तीसरा, ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब सर्किट के अंदर क्या रेजिस्टेंस लगा उस पर डिपेंड नहीं करता, जबकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है। तो ये हो गई कहानी डिफरेंस की। तो ये काउंट नहीं करेंगे। अब आते हैं हिंदी वालों के लिए। बैटरी के 2 इलेक्ट्रोड के विभवांतर में अंतर को क्या बोला जाता है, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। जबकि किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। ओके। दूसरा, विद्युत वाहक बल हमेशा विभवांतर से क्या होता है, ये हमेशा इससे बड़ा होता है और ये हमेशा इससे विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसके लिए फॉर्मूला आई आर प्लस आर और इसके लिए V इंटू आर। तीसरा, विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, नहीं करता है विद्युत वाहक बल, जबकि विभवांतर निर्भर करता है। इतना आसान है, ठीक है। तो ये हो गई आउट ऑफ क्वेश्चन बैंक। ये नेक्स्ट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, राइट डाउन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऑलरेडी 2020 में पूछ चुका है, ठीक है। तो आपकी काउंटिंग में आ गया, ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं आपको। ये कंप्लीट आपको बताया जा चुका है, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। तो काउंटिंग स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा कह रहा है एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ऊर्जा क्षय को नामांकित करे। कब पूछा है, 2015, बता चुके ऑलरेडी। ये सारा का सारा नाम चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो चुका। ये इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए। नेक्स्ट, विद्युत के चुंबकीय तत्व को लिखे, राइट डाउन द मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ, 2020, ऑलरेडी देख सकते हैं हो चुका। नेक्स्ट, क्यूरी नियम क्या है, चलिए ये नहीं हुआ था, काउंटिंग से
बाहर जाएगा। क्यूरी नियम क्या कहता है, आप सिर्फ इतना भी लिख के आ जाओगे तो भी चलेगा। क्या है, इट स्टेट दैट द मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सब्सिबिलिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। नीचे वाला ही पोर्शन लिख के चले आओगे तो भी कंप्लीट है 2 मार्क्स के, नहीं तो आप पूरा लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आई जो हमारा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। तो आप दोनों प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट लगा दिए तो ये कहानी बन के आती है। और सी क्या होता है, क्यूरी कांस्टेंट कहा जाता है। अब इसी को थोड़ा दाएं बाएं करेंगे, क्या लिख सकते हैं, आई बाई एच इज इक्वल्स टू सी बाई टी लिखा जा सकता है। और यही हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। तो इतना लिख सकते हैं कहानी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी साइन लिखा जा सकता है। तो छोटा सा चीज है, ध्यान में रखेंगे। ये तो हो गई इंग्लिश मीडियम वालों की कहानी। सेम कहानी हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती तथा केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कहानी आई। अब सी क्या होता है, यहाँ पे क्यूरी नियतांक नहीं लिखना चाहते, उतनी कहानी भूल जाते हो तो सीधा सीधी जो इसका फाइनल रिजल्ट आया ये वाली कहानी उसी को लिख दीजिए। चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों में सेम कहानी है। उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे। यदि मजा आ रहा हो तो पहले तो लाइक मार दो, ठीक है। ओके पथांतर तथा कालांतर, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या करना है, रिलेशन बताना। ऑलरेडी कब पूछे हुए, 2018 के अंदर। अब ये जरूरी तो नहीं कि हर एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा तो ही चली। ये आपको पूछा है ऐसा, वहां क्लियरली आपको ये वाला हमने बताया था। ये हमारा होता है पार्ट डिफरेंस, ये हमारा क्या होता है, फेज डिफरेंस। बताए तो इतना ही तो लिखना था। ओके, अब पार्ट डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये भी तो आपको यदि ये पता है तो वो भी पता होना चाहिए। तो आज चलिए काउंटिंग तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा फिर भी डिटेल में। तो क्या होता है फेज डिफरेंस, क्या होता है, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वेव। अब यहां देख रहे हैं ये बहादुर यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से होता है, इस दोनों के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है ये वाला, ये कहलाएगा इसका फेज डिफरेंस। जबकि लीनियर सेपरेशन मतलब यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस जो हमारा ये यहां से चल रहा है, ये यहां से चल रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस इसका कहलाएगा पाथ डिफरेंस। तो कह सकते हैं एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वेव इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। इट इज मेजर्ड इन रेडियन और डिग्री। जबकि पाथ डिफरेंस क्या होता है, लीनियर सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वेव इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, इन मेजर्ड इन mm, सेंटीमीटर में डिस्टेंस है। ओके और ये तो आपको पूछा है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन बताइए। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। और ये तो आपको 2 नंबर में पूछ ले है, तो 2 नंबर में सॉरी 2 नंबर का 1 नंबर में पूछे हुए हैं तो इतना लिख दीजिएगा। इतना लिखिए क्या, जैसी आपकी इच्छा, कंप्लीट। सेम कहानी हिंदी में भी हमारा, तरंग के 2 बिंदुओं के बीच कोणीय पृथक्करण को क्या कहते हैं, कालांतर कहते हैं। और जबकि तरंग के 2 बिंदुओं के बीच रेखीय पृथक्करण को पथांतर कहते हैं। और कालांतर बराबर दिस, या शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो दिस, ठीक है। तो ये भी आपकी किस में काउंटिंग होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये आ चुका है चर्चा के अंदर। तो लिखना चाहें तो लिख लेंगे। अरे ये क्या हुआ भाई, चलिए नेक्स्ट क्या है, निरोधी विभव की परिभाषा दे, डिफाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। 2014 के अंदर ऑलरेडी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आपकी समस्या तो ये उस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस होगा, फिर भी अभी ये आया नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। द निगेटिव पोटेंशियल
ऑफ ए कलेक्टिंग प्लेट एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। जब उल्टा हम बैटरी लगा देंगे तो क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई होगा। तो उस समय जब करंट का वैल्यू जीरो हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू, तो हमारा क्या क्या लाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल, या कह सकते हैं संग्राहक प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है उसे निरोधी विभव कहा जाता है। ऑलरेडी बात करेंगे वापस से कब, 2014 वाले क्वेश्चन पेपर पे। तो ये हो गई हमारी कहानी, ये भी काउंटिंग में आएगा। चलिए माइक्रोवेव के दो उपयोग बताए, माइक्रोवेव्स के टू यूजेस, ये काउंटिंग में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कह सकते हैं माइक्रोवेव ओवन्स, देखते होगे क्या बनाने के लिए, केक वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है कुकिंग में। दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, और कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल, उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन में, इस चारों जगह हमसे कितना, दो ही पूछा है तो लिख देंगे, यूज ही तो लिखना है। नेक्स्ट सेम कहानी, खाना पकाने के लिए माइक्रोवेव ओवन का उपयोग किया जाता है, संचार प्रणाली में, टीवी संकेतों को प्रसारण में, और लंबी दूरी के लिए फोन संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हमारी, ये सब छोटी छोटी कहानियां हैं, इसमें क्या समझना है, याद रखना है सिर्फ। नेक्स्ट कह रहा है, अच्छा ये भी नहीं पूछा है कभी, ओके, तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 250 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, निकालते हैं, क्या दिक्कत है। आप लोग को पता है एनर्जी के लिए या वर्क के लिए बोला जाए तो इसका होता है h इंटू न्यू, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, h सी बाई लेमडा। लेमडा वाला क्यों यूज करना है, क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ दे के रखा है। तो h की वैल्यू कितनी होती है पता ही है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और c की वैल्यू कितनी होती है याद करके रखे हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये ऑलरेडी दिया है कितना, 250, 250, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी आंसर आ जाएगा 7.956 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, और एनर्जी का यूनिट क्या, जूल। ठीक, इतना आसान यदि पूछ दे, सीरियसली बता रहे हैं, यदि न्यूमेरिकल पूछ दे और फॉर्मूला आपको आता है तो वह बेस्ट है। यदि हम बात करें इस फॉर्मूले की तो कहीं ना कहीं ये भी ऑब्जेक्टिव के अंदर यूज हुआ होगा। फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, तो काउंटिंग करना चाहे तो कीजिए, नहीं करना चाहे तो नहीं कीजिए, लेकिन किया जा सकता है काउंट, है ना। 70 ही पुराना है, 75 थोड़ी ना पुराना है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग को लिखे, ये आपको ऑलरेडी 2011 के अंदर पूछे हुए है। ओके, पूछे हुए नहीं, पूछा हुआ, सॉरी नहीं पूछे हुए, ये हटाओ इसको, नहीं पूछे हुए। पहला क्या होता है, मेन कैपेसिटर का यूज क्या होता है कि वो एनर्जी स्टोरेज मतलब चार्ज स्टोर करने के लिए सबसे पहला यूज है, भूल के भी नहीं भूलने का, चार्ज स्टोर करने का या एनर्जी स्टोर करने का। तो कह सकते हैं कैपेसिटर बेसिकली स्टोरेज डिवाइस, स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। दूसरा हमारा कह सकते हैं ऑटोमोबाइल मतलब बाइक कार जिसमें शार्प प्लग लगे होते हैं, उसमें इग्निशन सिस्टम के लिए काम किया जाता है। तीसरा कह सकते हैं दे आर यूज्ड टू रिड्यूस वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन पावर सप्लाई एंड टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को भी कंट्रोल करने में और हमारा क्या पावर ट्रांसमिशन की इफिशियंसी को बढ़ाने में किया जाता है। तो दो उपयोग पूछा है, तीन आप सफिशियंट है। नहीं पूछा है, काउंटिंग में नहीं रखना है इसको, वो थोड़ा लिखने में छूट गया है। नेक्स्ट, हिंदी में सेम, आवेश संग्रहित करने में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा कम करने में, ऑटोमोबाइल इंजन में इग्निशन सिस्टम के अंदर, और उसका उपयोग बिजली संचार की दक्षता मतलब इफिशियंसी को बढ़ाने में किया जाता है। यहां से हटा दिए, वहां सिर्फ रह गया था। चलिए 4 पॉइंट है, उसमें 3 ही था, इसमें 4 है, तो ध्यान में रखेंगे, 2 ही तो पूछा है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग की दो मुख्य विशेषता, स्टेट 2 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑलरेडी 2019 के अंदर है। काउंटिंग चालू, ये बात कर चुके।
दोनों में बात किया जा चुका, बात खत्म। 15 क्रांतिक कोण था ध्रुवन कोण के बीच के संबंध को लिखे। इंडिविजुअल दोनों की बात हो चुकी है, क्रांतिक कोण के बारे में और ध्रुवन कोण के बारे में भी, ठीक है। पोलराइजिंग एंगल और क्रिटिकल एंगल दोनों की चर्चा इंडिविजुअल हो चुकी है, तो आप यदि चाहे तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम अब काउंटिंग में नहीं लेके जाए हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, ऐसे नहीं आता है 70। यदि आप कमिटमेंट करते हो कि हाँ जो भी क्वेश्चंस हैं उसको पूर्णी ईमानदारी के साथ करोगे तो, नहीं तो नहीं करोगे तब कैसे होगा। चलिए देखते हैं काउंटिंग में क्यों आ सकता है। हम लोग जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हिसाब से म्यू इक्वल्स टू 1/c। सी क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है, पता है। म्यू इक्वल्स टू 1/c पढ़ चुके हैं। दूसरा, हम लोग पोलराइजेशन कैसे ब्रिस्टर्स लॉ के हिसाब से जानते हैं म्यू इक्वल्स टू tan थीटा p। ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं, दोनों में म्यू एक ही तरफ है, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin c इक्वल्स टू tan थीटा p। tan थीटा p इक्वल्स टू क्या? 1/sin c। sin c को क्या लिखा था? sin का उल्टा cosec, तो cosec c। और इस साइड से थीटा चल जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स cosec c। ये तो नहीं पूछा है, ओके। तो इसमें क्या था जो नया है, जो काउंटिंग में नहीं आना चाहिए? आना तो चाहिए, आपकी मर्जी। सिर्फ संबंध को लिखना था, इतना लिखना भी नहीं था का? सेम कहानी हिंदी में भी अक्षरशः। नेक्स्ट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और एसआई मात्रक लिखे। ऑलरेडी 2022 क्वेश्चन है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट की, और उसके एसआई यूनिट की भी बात कर चुके हैं। तो काउंटिंग कंटिन्यू रखेंगे, सेम हिंदी इंग्लिश। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम ऑलरेडी 2018 में पूछा जा चुका है, बहुत पूछे हुए हैं, पूरा बात कर चुके हैं इसकी। हिंदी में भी बात किया जा चुका है, कंप्लीट। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की कुंडली के प्रेरण प्रतिघात के लिए सूत्र लिखे। क्या यह धारा के मान पर निर्भर करता है? ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखिए क्या पूछा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर चुके ना, कर चुके। इसका अब धारा पर निर्भर करता है कि नहीं, ये डिपेंड करता है। यदि धारा डीसी है, ठीक है, तो अलग कहानी होगी, एसी है तो अलग कहानी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एसी के पास तो होती है, डीसी के पास नहीं होती। लेकिन यदि धारा करंट की बात की जाए, किसकी? करंट के मान की, तो करंट आई की वैल्यू ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि डीसी और एसी के टर्म में बोला जाए तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है, जबकि एसी के लिए क्या होती है, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, वो क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है। तो डीसी पे तो 0 होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, जबकि एसी के लिए जो भी आना है वैल्यू, जो भी फ्रीक्वेंसी दिए रहेगी उसके हिसाब से आ जाएगा। तो धारा के मान पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन धारा पर निर्भर करती है। क्या यह धारा के मान पर निर्भर करता है? तो मान पर निर्भर नहीं करता है, किस पे करता है? धारा पर निर्भर करती है। धारा कैसी है, एसी है या डीसी है, ओके। तो ये भी काउंटिंग में चलेगा। नेक्स्ट, ये तो हिंदी में हो गया। संतोषी और विनाशी व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ऑलरेडी आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, किधर गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिटेल में 2021 के अंदर आप देखिए, ओके। तो अब एक तो पूछा, दूसरा आप कुछ नहीं तो पढ़े तो जरूर होंगे दोनों। तो काउंटिंग करना चाह लीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि पीछे भी बहुत सारी चीजें जो काउंट नहीं किए, काउंट कर लेते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, ठीक है। इसका हिंदी कहाँ गया भैया? नहीं है का? चलिए नहीं है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसकी। तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पहला, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, व्हेन द क्रिस्ट एंड द वेव, क्रिस्ट ऑफ द वन वेव इज मीट विद द क्रिस्ट ऑफ द अनदर वेव। मतलब ये हमारी, जब मान लो ये एक वेव का ये और दूसरे वेव का भी सेम ऐसे मिलता है, ठीक है, तो यहां पे दोनों मिलकर क्या बनाता है? एक नया सा कहानी। तो अनदर वेव, देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, ओके। तब क्या बनेगा हमारा? कंस्ट्रक्टिव।
लेकिन when the crest of the one wave is meet with the thought of the another wave then destructive। कहानी का मतलब क्या है, ये हमारा एक वेव, ठीक है, और दूसरे वेव की बात करें, दूसरा वेव ऐसा, तो ये कंस्ट्रक्टिव, ये हमारा इसका इस साइड हाइट है, इस साइड इसका इस साइड, दोनों यदि मिलेगा तो रिजल्ट में क्या देगा हमको, कुछ नहीं देगा, लड्डू, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और क्या सकते हैं, इन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन टू वेव्स मीट ईच अदर द टू वेव्स आर एडेड अप ईच अदर। ये देखे, ये और दूसरा दोनों मिला, दोनों मिलके एक नया बना दिया जो दोनों ऐड हो गया। जबकि इस केस में क्या होता है, दे कैंसल आउट ईच अदर, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल करके क्या हो गया, नीलबट्टा सन्नाटा कर दिया। यदि दोनों का वेव एम्पलीट्यूड सेम होता तो नीलबट्टा सन्नाटा, यदि कम ज्यादा होता तो कम ज्यादा आता। चलिए, द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट द फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी 0, जबकि इसके लिए क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट, द इंटेंसिटी क्या करेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। समझते हैं, 4 डिफरेंस है, आपको कितना, 2 नंबर में तो 2 डिफरेंस लिखिएगा। याद रखियो बुआ, जब एग्जाम आपका हो जाएगा हमें भी मिलाना है 70 आउट ऑफ 70 कैसे नहीं आता है, तो इतना डिटेल में आपको बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा मेरी खुशी के लिए कमिटमेंट के साथ पढ़िए कि अच्छा रिजल्ट आए, हमें भी खुशी मिलेगी। आप में से कोई बताएगा हाँ सर इतना 450 आ गया, ठीक है, या 450 प्लस आ गया, या 400 प्लस में है। देखो 60% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब ले आते हैं, ठीक है, 60% का कोई पूछने वाला भी नहीं है, कम से कम भी होना चाहिए। यदि आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, कमिटमेंट के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो कम से कम भी आपका 400 जाना चाहिए, ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स या 400 मान के चलो, ऐसे उससे नीचे वाले की कोई बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी में भी सेम कहानी। जब एक तरंग का शिखर दूसरी तरंग के शिखर से मिलता है तो रचनात्मक व्यक्तीकरण होता है, जबकि इसमें शिखर दूसरी तरंग के गर्द से मिलता है तो विनाशी व्यक्तीकरण होता है, ठीक है। रचनात्मक व्यक्तीकरण जब दो तरंगे एक दूसरे से कैसे मिलती हैं तो दो तरंगे एक दूसरे से को जोड़ती है, जबकि इसमें क्या करती हैं, रद्द करती हैं। इसकी बात करें, कालांतर इसमें क्या होता है, शून्य होता है, जबकि इसमें कालांतर 180 डिग्री। इसमें तीव्रता क्या होती है, किधर गई तीव्रता बढ़ती है, जबकि इसमें तीव्रता घट जाती है। इतना सा डिफरेंस है, छोटा छोटा सा, ध्यान में रखेंगे। अरे इसको भी लिखना है। चलिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर्ड के 2 परिकल्पनाएं लिखिए। ऑलरेडी ये 16, 15 और 10 में पूछ चुका है, इसकी तो बात जब आएगा समय तब करेंगे। फिलहाल शकल देखने में क्या जाता है। 2 की बात की अपन, 3 की बात यहाँ कर लिए हैं, ठीक है, यहाँ भी 3 की बात कर लिए। तो टोटल 20 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी नहीं, अभी बचा हुआ है काम। अब काउंटिंग शुरू करते हैं, ठीक है। 1 2, अच्छा एक ही हुआ ना, इसकी काउंटिंग नहीं हुई, इसकी हुई है क्या, काउंट करना चाहेंगे क्या, नहीं करते, हटा। 1, इसकी काउंटिंग करेंगे, 2, 3, 4, इसकी नहीं करते, इसकी करनी चाहिए लेकिन नहीं, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल पढ़ चुके हैं तो काउंटिंग होनी चाहिए। चलिए हम उसको छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं। 5, 6, इसकी काउंटिंग नहीं करनी है, ठीक है। चलिए 6, ये चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही पूछा हुआ है, फिर भी चलो छोड़ देते हैं इसको भी। 6,
ये हमारा हो गया 7, ये 8, और उसके बाद ये काउंटिंग में नहीं आएगी 8, 9, ये था क्या 7 ही चला ना, 9 के बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 10, क्वेश्चन नंबर 5, 11, 4 की काउंटिंग नहीं है, 11 इसकी काउंटिंग ऑलरेडी, 3 की, 12 ये काउंटिंग में है, 13 और ये भी काउंटिंग में है, 14। तो टोटल 14 सही से जोड़ोगे तो मान के चलो 14 प्लस लेके चलते हैं। बनाने कितने हैं? 10 बनाने हैं। क्यों नहीं आएगा 70 आउट ऑफ 70? ओके, तो थोड़ा कमिटमेंट लाइए, पढ़िए, हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। ओके, और आप में से कोई बताएगा कि सर इतना नंबर लाए और हम आपके लिए थोड़े से भी हेल्पफुल रहे हैं, तो प्लीज 1 महीना भी मुश्किल से आपके लिए नहीं बचा है, थोड़ा सा सीरियसली वाला सीरियस हो जाइए। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट 5 मार्क्स में भी आएगा और उसमें तो और देखोगे 6 में से कितने ज्यादा मिल डाले। ठीक है, चलिए थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। हम इंतजार करते हैं कि आपके कमेंट का। समझिए बात को, भावनाओं को समझिए। थैंक यू।